थैंक यू। आज स्टॉक्स के बारे में अपन कुछ बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली आदमी को जब मार्केट गिर रहा होता है तब एक पैनिक सा आता है, और उसमें जो बड़े बड़े एनालिस्ट्स होते हैं वो बोलते हैं कि बहुत खतरा है, ये है वो है, और इसका प्रेशर आया है, उसका प्रेशर आया है। तो छोटा सा इन्वेस्टर होता है वो डर जाता है। डरने के बाद वो स्टॉक्स को सेल कर देता है। सेल करने के बाद वो चुपचाप बैठ जाता है, देखता रहता है कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। और ऑपरेटर्स होते हैं जो ऑपरेटर्स होते हैं मतलब जो बहुत बड़े, जैसे FIIs, DII, वो क्या करते हैं, जब माल एकदम बेच देते हैं, एकदम सुखा देते हैं, उस समय लगता है कि अरे अब तो सब खत्म हो गया, मार्केट सब भाग जाते हैं। उस समय अगर हम अपना विवेक और दिमाग लगाएं कि उस समय ये समझो कि अगर कंपनी को तो कुछ खराब होना नहीं है, कंपनी तो बंद नहीं हो जाएगी, कंपनी की फंडामेंटल समझो। इन्वेस्टर के तौर पे बता रहा हूँ, कंपनी की हर एक पॉइंट्स कि उसका प्रमोटर अभी सुरक्षित है, उसका रेवेन्यू हो सही आ रहा है, पर ईयरली क्वार्टरली उसकी ग्रोथ अच्छी है। फिर एक छोटी सी डिक्लेरेशन से वो कंपनी कैसे गिर जाएगी। आज जैसे कि क्या हुआ, ट्रम्प बाबू ने ट्रेड टैक्स लगा दिया है 3 देशों के ऊपर, चाइना, मैक्सिको और कनाडा। 3 कंट्री हैं जिनके ऊपर इन्होंने ट्रेड टैक्स लगाया। इस ट्रेड टैक्स का बहाना मिला बड़े बड़े ऑपरेटर्स को, FIIs को, और इंडियन मार्केट से अपना पैसा हटा लिया। अब एक बात बताओ मेरे को आप कि ट्रेड टैक्स लग रहा है चाइना के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर और कनाडा के ऊपर, तो उसमें इंडिया के मार्केट को गिरने से क्या मतलब है। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं और जो बड़े एनालिस्ट होते हैं बिके हुए होते हैं, टीवी में बैठ जाते हैं, फालतू की बकवास करते हैं। लेकिन हम और आप जैसे छोटे लोग उनकी बातों को सही मान के अपने स्टॉक्स निकाल देते हैं, और वो स्टॉक्स निकलते हैं तो आप ये समझो, अगर हम स्टॉक्स बेच रहे हैं, कोई दूसरा खरीद रहा है, इसका मतलब वो पागल तो नहीं है। अगर वो पागल है तो वो मेरे स्टॉक्स क्यों खरीदेगा। उसको पता है कि मार्केट का रेट बहुत गिर गया है और स्टॉक्स का एक सेल लगा हुआ है। सेल जैसे हम लोग कपड़े का सेल लगता है ना सर्दियों में, गर्मियों के कपड़े सर्दियों में सस्ते मिलते हैं, सर्दियों के कपड़े गर्मियों में सस्ते मिलते हैं, तो वैसा ही एकदम माहौल बन जाता है। तो हमेशा अपने पास कैश रखना चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट में आप निवेश कर रहे हो, अगर आप निवेश कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो वहां पर एक कैश रिच आदमी हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। इस चीज को आप सब ध्यान रखो। लाइक करते चलो, 8 लोग हैं। और कैश रिच होता है। अरे प्रणव, कैसे? प्रणव हमारा भतीजा है। तो जो कैश रिच लोग होते हैं वो अपने स्टॉक्स को बाई करते हैं लोअर रेट्स पे, और जब लोअर रेट पे वो बाई कर लेते हैं और ऑपरेटर्स की एंट्री होना शुरू हो जाती है, जो FII आते हैं सस्ते में ले लेते हैं, उसके बाद स्टॉक्स फिर से महंगे हो जाते हैं। और हम जैसे छोटे लोग उस समय जब महंगा हो जाता है स्टॉक तब बाई करते हैं। जैसे भी आइडिया का एक था, पैनिक बनाया, 7 रुपए पर हमने सबको सजेस्ट किया कि इस स्टॉक को बाई कर लो। बट बहुत से लोग डरे हुए थे, बहुत से लोग डरे हुए थे, उन्होंने एक भी स्टॉक नहीं खरीदा उसका। और आज आलम ये है कि गिरे बाजार में भी आइडिया का स्टॉक 9.5-10 रुपए के आसपास आ गया है। अगर सपोज करो कि वो 7 लाख रुपए की अगर 1 लाख क्वांटिटी हमने ले ली होती, तो आज की डेट में वो 7 लाख 9, 9.5 लाख बन जाते, बल्कि वो 10 लाख
के ऊपर ही बनते, क्योंकि स्टॉक 10 रुपए 44 पैसे गया था और मैं 7 रुपए पे इसको बोल रहा था काफी दिनों से। मेरा यही था कि एकदम से अगर नहीं ले रहे हो तो एक क्वांटिटी में पूरी मत लो, उसको डिवाइड कर लो। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है तो 10-10% या 20-20% करके उसको बाई करते चलो। अगर डिप आए 4%, 3%, 5% का, तो उसको फिर से बाई करो। और यदि 5% अप जाए तो अपनी हाफ क्वांटिटी कम कर दो। उससे क्या होगा कि आपकी हाफ क्वांटिटी का प्रॉफिट मिल जाएगा और आपके पास कैश बचा रहेगा, जिससे कि अगर डिप आता है तो वो आप उसको परचेस कर पाओ। तो अभी प्रणव तुम आए हो तो चलो मैं चार्ट भी दिखा देता हूँ कि चार्ट हम लोग कैसे समझते हैं। एक मिनट, चार्ट खोल लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का। मैं बैंक निफ्टी का नहीं, मैं आइडिया का चार्ट लगाऊंगा। और आइडिया का चार्ट में जो हम लोगों ने इंडिकेटर्स लगाए हैं वो सारे वैसे ही लगे रहेंगे। देखो बॉलिंगर बैंड लगाता हूँ, है ना। बॉलिंगर बैंड में ये सेटिंग रहती है। स्टाइल में हम सिर्फ मीडियन को रखते हैं और ये अपर बैंड और लोअर बैंड हटा देते हैं, ठीक है। सुपर ट्रेंड में यहाँ पे इंडिकेटर में जाके सुपर ट्रेंड डालना होता है। जैसे यहाँ सुपर लिखा तो सुपर ट्रेंड आ जाएगा लिख के। तो सुपर ट्रेंड जैसे यहाँ लिख के आया और हम पहले से इसको ले रखे हैं। अब हम इसे हटा देते हैं, सिर्फ बताने के लिए बताया था। उसके बाद सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर 21 और 1 का लेंथ को लगा लेते हैं। उसके बाद हम ईएमए में जाते हैं। ईएमए में 50 का ये लगा लेते हैं, लेंथ 5, ऑफसेट 0 पे। और यहाँ पर ईएमए कर लेते हैं और यहाँ पे 5, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब हम आरएसआई में आ जाते हैं। आरएसआई का ऑसिलेटर लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइम फ्रेम को अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तब हम 1 डे कर लेते हैं, ठीक। 1 डे के बाद अभी देखो यहाँ पे हमको आइडिया का 7 रुपये 51 पैसे पर एक इंडिकेशन मिला था बाई करने के लिए। किस डेट में? 26 नवंबर 2024। अगर हमने 7 रुपये 65 पैसे पे बाई किया होता तो हम बड़ी इजीली इसको 8 रुपये 39 पैसे तक बेच लेते। यानी कि 7 रुपये 61 पैसे से 8 रुपये 41 पैसे। कितना डिफरेंस आ गया? 70 पैसे, 80 पैसे का लगभग, है ना। यहाँ पे हम सेल कर लेते इसको। उसके बाद फिर हम बेच लेते, ठीक है। उसके बाद वेट करते, यहाँ पर आते हम 31 दिसंबर को, नवंबर से लेकर दिसंबर में। यहाँ पे हमको फिर से एक बाई का सिग्नल मिला, दिख रहा है ना, ये देखो। बाई का सिग्नल हमको कितने पे मिला था? 7 रुपये 95 पैसे पे। स्टॉक कितना गया? 8 रुपये 30 पैसे। अगर हम यहाँ बेच लेते तब भी प्रॉफिट होता। अगर नहीं भी बेचते और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लेते तो देखो 7 रुपये से सीधे यहाँ तक गया 9 रुपये 22 पैसे तक। 7 रुपये 8 रुपये 8 पे भी मान लो बाई करते तब भी हमको 1 रुपये का शुद्ध प्रॉफिट। उसके बाद चलो मान लिया कि मैंने यहाँ नहीं खरीद पाए थे, फिर एक इंडिकेशन हमको मिला है, ये देखो, दिख रहा है ना, दिख रहा है। ब्लैक स्क्रीन हो गई है क्या? एक मिनट में रिलोड कर देता। अभी गो लाइव हो गया है, 2 मिनट रुक जाओ, घूम रहा है कर्सर। चलो मैं लाइव हो गया हूँ। अभी देखो फिर से चार्ट पे आता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे इंडिकेशन मिला 14 जनवरी को, ठीक है। 14 जनवरी को हमको इंडिकेशन कितने पे मिला था? 8 रुपये 19 पैसे पे। और ये देखो 9 रुपये 20 पैसे, यानी 1 रुपये फिर यहाँ मिला, 1 रुपये यहाँ मिला, 1 रुपये यहाँ मिला। उसके बाद अभी ये इंडिकेशन हमको मिला है यहाँ पर 9 62 पे। बट अनफॉर्चुनेटली जो 1 फरवरी के बाद सर्कमस्टांसेस बने हैं उसकी वजह से मार्केट अंदर चला गया। एक तो बजट का सेशन था और दूसरा जो भी अमेरिका ने ट्रेड लगाया टैक्स ट्रेड का, तो उसकी वजह से मार्केट को ऑपरेटर्स ने गिराया है। बट अगर हम यहाँ पर भी बाई करते हैं, ये एक अच्छा मौका है। हम
क्योंकि यहाँ थोड़ा-सा वेट कर लेंगे, आरएसआई ना 60 के आसपास आ जाने देंगे। ये देखो यहाँ पे, हाँ, आरएसआई मैं बताना भूल गया था, देखो यहाँ पे भी अपना आरएसआई 55 के ऊपर है, यहाँ पर भी आरएसआई 50 के ऊपर है, 55 के नज़दीक है। तो जहाँ 55 और डे का लगाना है, टाइम फ्रेम जो है वो डे का लेना है, ये डे, डे का स्विंग ट्रेड करनी है, डे का टाइम फ्रेम लगाना है, 8 से 10 दिन, 15 दिन में हमको आराम से 7 से 8%, 6% मिल जाएगा। अभी इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, कहीं पे भी देख लेंगे, देखो देखो यहाँ पर प्रॉफिट था 5 जून को, हम 14 रुपये 80 पैसे पे लेके 18 रुपये 41 पैसे बेच सकते थे। हाँ, तो प्रणव, अभी मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? अभी स्क्रीन दिख रही है? यस लिखो। अभी दिख रही है तो मैं उसको कंटिन्यू करूं? प्रणव, ओके, चलो मैं आता हूं चार्ट पर। अभी देखो, मैं सारे इंडिकेटर्स हटा देता हूं, है ना। बॉलिंगर बैंड भी हटा दिया, सुपर ट्रेंड भी हटा दिया, ईएमए भी हटा दिया, और आरएसआई भी हटा दिया। ठीक है, अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा चार्ट में। चार्ट हमारी नेकेड आई से पढ़ने के लायक नहीं रहा। या तो हमको प्राइस एक्शन की नॉलेज हो, तो वो प्राइस एक्शन की नॉलेज करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा आपको। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि आपको चार्ट पैटर्न भी समझना पड़ेगा। तो चार्ट पैटर्न जैसे यहाँ एम, मैंने अभी वीडियो डाला था, चार्ट पैटर्न एम यहाँ तक गिरा, अगर यहाँ तक गिर गया तो आप समझ लो कि ये और गिरेगा। तो देखो गिरा, उसके बाद ये डब्लू बना, ये देखो ये डब्लू बन रहा है, और अगर यहाँ इस लेवल के ऊपर पार कर गया और यहाँ सस्टेन कर गया तो ये ऊपर जाएगा। तो ये तो पैटर्न होते हैं, बाकी इनको हम लोग नहीं अभी कंसीडर करते हैं। हम लोग आते हैं सिंपली इंडिकेटर्स पे। सबसे पहला हमारा काम होगा, इस चार्ट के ऊपर टाइम फ्रेम लगाएंगे 1 डे का। 1 डे का चार्ट चार्ट लगाएंगे, टाइम फ्रेम लगाएंगे 1 डे का चार्ट के ऊपर। तान्या जी वेलकम, वेलकम मेरी लाइव में। अभी मैं स्ट्रेटजी को सिखा रहा हूँ, आइए आप भी समझिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंडिकेटर लगाएंगे बॉलिंगर बैंड, बॉलिंगर बैंड्स। ठीक है, बॉलिंगर बैंड आप लोग थोड़ा लिख भी लेना अगर, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ लेंथ और मल्ट दोनों सेम रहेगा जो इसमें डिफॉल्ट है। उसके बाद आप स्टाइल में आएंगे, हम लोग सिर्फ मीडियन को रहने देंगे, अपर हटा देंगे, लोअर हटा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो। ठीक है, हटा दे रहा हूँ, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे इंडिकेटर्स में, सुपर ट्रेंड लेंगे। सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे अप एरो और डाउन एरो को रखेंगे, सुपर ट्रेंड हटा देंगे जिससे कि हमारा चार्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। ये देखो क्लियर हो गया। उसके बाद इनपुट में जाएंगे, यहाँ लेंथ को हम 21 लेंगे, फैक्टर्स को हम 1 लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे ईएमए पे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। इसकी सेटिंग 90 हटा के हम 50 कर लेंगे। यहाँ पर ईएमए कर लेंगे और यहाँ पर हम फिर 5 कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक ऑस्किलेटर हम लोग लगाएंगे, बोलते हैं हम लोग आरएसआई।
RSI। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है। रिलेटिव स्ट्रेंथ हमेशा वनडे में है, काम करती है। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 से 60 के बीच में है तो समझ लो वो स्टॉक बुलिश हो रहा है। मैं 55 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल रहा हूँ नियर टू 60। 55 से अबव और 60 से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन डल गई 59 60 के आसपास, और ये 45 40 के आसपास यहाँ डाल रहा हूँ। तो इसका ये होता है, अगर RSI वैल्यू आपकी किसी भी स्टॉक की 45 से कम होने लगती है तो सपोज समझ लो आप कि वो स्टॉक में स्ट्रेंथ कम है, और यदि 60 के अबव होती है तो स्टॉक में स्ट्रेंथ अच्छी होती है। अब मैं आइडिया का हटा दे रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ निफ्टी पर, क्योंकि वो थोड़ा सा और अच्छा दिखाएगा। या फिर आधार ले लेता हूँ, स्टॉक में ही रहो, क्योंकि ऑप्शन को मैं मना करता हूँ। ऑप्शन में कभी भी मत करना, क्योंकि ऑप्शन जितना प्रॉफिट देगा उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट ले जाएगा वो, ठीक है। आप लोग इतना ध्यान रखना ऑप्शन में कभी भी। जी वेलकम चंदन कुमारी जी, तानिया जी वेलकम, ठीक है। उसके बाद मैंने आधार का स्टॉक लिया और अपने इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग मैंने स्विंग ट्रेड का बता रहा हूँ, अभी डे टाइम का लगाया है टाइम फ्रेम। देखो मेरे को यहाँ पे डे में 28 तारीख को 28 जनवरी को यहाँ पे मिला था 391 पे। 391 के बाद हमने 399 पे भी रहा, और यहाँ पे सेकेंड डे या उसी दिन परचेज कर लेता अगर, तो हमारा स्टॉक 396 और 399 गया था। मतलब हमें 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ अभी, और अभी ये हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको करीबन 2-2.5% का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद यहाँ पर देखो तो लॉस हुआ है छोटा सा, इसको हम लॉस मानेंगे, कोई स्टॉप लॉस हिट कराना है या फिर टारगेट लेना है। उसके बाद ये देखो हमारा टारगेट, यहाँ पे हमारी RSI की वैल्यू 47 है, तो यहाँ पर हम परचेज करेंगे। यहाँ थोड़ा उठ गया है, देखो 50 के ऊपर आ गया। यहाँ पे हमने परचेज किया 423 पे, और हमारा स्टॉक गया 439 पर। आपको 4% के आसपास प्रॉफिट हुआ। एक प्रॉफिट ये हुआ, दो प्रॉफिट हुआ, एक छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ 438 से 425 या 26 पे लगाते तो ये हिट हो जाता, ठीक है। एक प्रॉफिट, दो प्रॉफिट, उसके बाद ये तीसरा प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे आप 449 पर लोगे, जैसे ये आपको कैंडल दिखी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, तो उसके नीचे का आप लो लगा लो SL स्टॉप लॉस, और यहाँ पे आप उसको बाई कर लो 449 पे, और 449 के बाद आपका स्टॉक गया 466, यानी कि करीबन 4% आपको फिर प्रॉफिट मिला आधार में। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिला है, यहाँ पे लॉस हुआ है। देखिए फिर यहाँ पे एक ह्यूज प्रॉफिट मिला, ये देखो अभी दिख रहा है ना प्रणव, दिख रहा है, चंदन जी दिख रहा है, वैष्णव जी दिख रहा है जी, ओके। तो यहाँ देखो मैंने अगर परचेज किया था 419 पर, ठीक है, और स्टॉप लॉस कितना लगाया था 403, मतलब 15 रुपए का ऐसा लगाया था कि अगर मान लो कोई ऐसा भूचाल आ जाता है पृथ्वी के ऊपर, जैसे आज हुआ, ट्रंप ने जो ट्रेड टैक्स लगाया है इन 3 कंट्रीज के ऊपर, इसकी वजह से आज मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा। तो अभी देखो 420 से सीधा सीधा 504। अब हमें स्टॉप लॉस सेट कराना है या फिर टारगेट, तो हम यहाँ तक पकड़ नहीं सकते थे, तो कम से कम यहाँ तो हम बेच ही लेते 460, यानी कि हम 420 से 460 पे निकलते आराम से। कितने दिन में? 3 सितंबर से 24 सितंबर तक 14 दिन में हमको 10% के ऊपर मिलता। अब आओ, अभी तक लॉसेस कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है। फिर देखो प्रॉफिट यहाँ होने वाला है, ये देखो यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिला था बाई का 408 पे, और 479 पे हम इसको सेल कर देते, या मान लो हम यहाँ भी सेल कर देते
और फिर दोबारा से एंट्री यहाँ लेते हैं, क्योंकि हम अगर डेली करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि कहाँ तक ये जाएगा, कहाँ तक उतरेगा। सपोज यहाँ पर ये, इसमें हम ईएमए का सपोर्ट ले लेते हैं। ईएमए से अगर जो कैंडल्स हैं वो चिपक के चलती हैं जब तक, उसके बाद जब एक दूसरी कैंडल छोड़ती है ये, जब ये छोड़ेगी उसके बाद अगर इस दूसरी कैंडल जो फॉर्म हो रही है इसके लो को ब्रेक करेगी तो सब समझ लो कि यहाँ से वो स्टॉक नीचे जाएगा। और उसके बाद अगर ये कैंडल फिर छोड़ती है और दूसरी कैंडल बुलिश कैंडल बनती है और उसके हाई को ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ किया देखो ये वाली ने, तो मार्केट फिर ऊपर ले जाता है उसको। इस चीज को हमें याद रखना पड़ेगा और हमेशा एक लिमिटेड स्टॉक्स में हमको काम करना है, हमें बहुत सारे स्टॉक्स में काम नहीं करना है। देखो हमें यहाँ पे वही चीज हुई, ये देखो सब चिपकती हुई चली आ रही है, अभी भी चल रही है। ये थोड़ा सा छोड़ा है, उसके बाद ये वाली लाइन ने, ये वाली लाइन कह रहा हूँ, ये वाली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया तो फिर ये देखो कितना ऊपर गया है। तो अगर आप डेली करते हो तो फिर आपको अच्छा से समझ में आएगा। एक्चुअली आधार में हमको ज़्यादा मूव इसलिए नहीं मिले क्योंकि इसका आईपीओ 15/24 में आया था। तो अगर हम इसमें 3 आवर्स या 1 आवर का लगा लेंगे तो हमको बहुत सारे मूव मिल जाएंगे। देखो एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला प्रॉफिटेबल, यहाँ वाला प्रॉफिटेबल नहीं है, चलो हटा दो उसको। लेकिन स्विंग ट्रेड आप वनडे पे करना है, वनडे का लगा के आप उसका ट्रेंड पकड़ो, उसके बाद 1 आवर की कैंडल से उसको बाई करो। यहाँ पे देखो 1 आवर में आप बाई करते तो आपको प्रॉफिटेबल होता, यहाँ भी बाई करते तो ये देखो स्टॉप लॉस कहीं भी टच नहीं हो रहा है, ये सीधे यहाँ तक जाता 431 424 से। ये है इंट्राडे ट्रेड, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड बोल सकते हो, इंट्राडे नहीं बोलेंगे, शॉर्ट टर्म। यहाँ पे हम बाई करते तो ये ऊपर गया, ठीक है, बेच लेते। तो इसमें हमें झटझट निकालना भी होता है क्योंकि कोई भी स्टॉक एकदम से रॉकेट नहीं बनता। ये देखो यहाँ पे हमको मिला चांस, यहाँ पे मैंने बाई किया 429 पे और 439 पे हम इसे सेल कर सकते थे। तो इस तरह से अगर अच्छा लग रहा हो तो बताओ, यस लिखो, समझ में आता है मुझे कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। जी मैं ब्लू दे दूं क्या किसी को, अगर रिक्वायर्ड है तो आप लोग एक दूसरे को सब्सक्राइब कर लो या फिर ज्वाइन कर लो। कैसा लगा प्रणव, समझ में आया? प्रणव जो हैं वो हमारे भतीजे हैं, इस समय बेंगलोर में हैं। और क्या कंपनी, कौन सी कंपनी प्रणव? प्रणव कौन सी कंपनी है? ओरेकल। हाँ ओरेकल में है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और एक अच्छा खासा पैकेज अर्न कर रहे हैं वहाँ पर। चलो ओके प्रणव, गुड नाइट। और कुछ पूछना हो तो फ़ोन पे कर लेना। गुड नाइट, सो जाओ। 12:15 बज रहा है। चलो फिर, आप लोगों का सबका धन्यवाद। मैं अब यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, पूर्ण विराम दे रहा हूँ। गुड नाइट सब लोग, ऑल द बेस्ट। सब लोग आए, कोई भी दिक्कत है तो आप मैसेज करके कॉल करके पूछ सकते हो ग्रुप में भी, ठीक है। थैंक यू।